Good morning, class 12th. As you all know, we are doing lesson number 4, India's External Relations. We have started this chapter a day before yesterday. We were doing the features of India's foreign policy. So far, we have done 2 features of Indian foreign policy in our previous topic. Like we have gone through the international context, as well as I was discussing and letting you know about the constitutional provisions about the India's foreign policy mentioned in Article 51. Today, I will be continuing my topic from the very next subheading, from a very next feature of India's foreign policy, which a book called as The Distance from the Two Camps. When I talk about the distance from two camps, then we just say that from the very beginning, when India became independent, it vigorously का यहाँ मतलब है हर हालात में persuaded that India will be advocating peace in the world. It will be following the policy of non-alignment. It will try to take every possible step by which it can reduce the Cold War tensions. It will try its level best to contribute in the human resources, basically in the UN peacekeeping operations. Ultimately, यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम यही मानकर चलते हैं और इंडिया ने ऐसा किया भी. इंडिया ने कोल्ड वॉर टेंशन्स को रिड्यूस किया. सबसे पहले उसने बिल्कुल सीरियस होकर बहुत फर्मली मना किया कि मैं किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करूंगा. As in the book Contemporary World Politics, we have discussed that military alliances were formed in the year 1949 like NATO, SEATO, CENTO and later on the Warsaw Pact in 1955. इंडिया ने किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था और साथ ही साथ उसने अपने आप को इन्वॉल्व भी किया. उसने सुएज कैनाल और को लेकर जो डिस्प्यूट था इजिप्ट और ब्रिटेन के बीच में, उसमें भी इंटरफेयर किया. उसने यूएसएसआर के इन्वेजन के ऊपर भी टिप्पणी दी. ये बात अलग है कि अलग अलग लेवल पर की. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सुएज कैनाल की बात करते हैं तो सुएज कैनाल के बनने से ब्रिटेन को ट्रेड में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स थे. ठीक है. 1956 में ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट पर क्योंकि वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता था ऑन द इश्यू ऑफ सुएज कैनाल. इंडिया ने वर्ल्ड के साथ हाथ मिलाए और वो प्रोटेस्ट उसने किया कि जो भी ब्रिटेन कर रहा है ये गलत है. इट इज अ पॉलिसी ऑफ न्यू कॉलोनिज्म. बट सेम ईयर कोई चेंज नहीं है. 1956 में जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया, अटैक किया हंगेरी को, तो इंडिया ने कमेंट तो किया लेकिन तब उसने पब्लिकली वर्ल्ड कंट्रीज के साथ हाथ में हाथ डालकर ओपनली यूएसएसआर को क्रिटिसाइज नहीं किया. तो इंडिया ने डिस्टेंस मेंटेन किया लेकिन साथ साथ उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये लगातार ब्लेम आता रहा कि वो यूएसएसआर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है. इंडिया ने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया. इट ट्राई अदर डेवलपिंग कंट्रीज और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू ज्वाइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. लेकिन पाकिस्तान, जो कि आफ्टर पार्टीशन बना था, हिंदुस्तान का इमीडिएट नेबर था, इट ज्वाइन द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस. तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया नाटो को. यूएसए जो था वो शुरू से इंडिया के एटीट्यूड से खुश नहीं था एंड अल्टीमेटली जब इंडो और यूएस की बात आई तो 1950s में दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रेंज होते चले गए. यूएस को कभी भी ये समझ में नहीं आया
that why USSR is not is giving help to India while setting up iron and steel plants in India. Fine. Ultimately ये हमारा थर्ड सब हेडिंग आता है. हमारी लास्ट फीचर नॉन अलाइनमेंट की जो आती है वो हमारी आती है एफ्रो एशियन यूनिटी. एफ्रो एशियन मीन्स द यूनिटी बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, India is known in the world due to its size. Huge coastal line है और बहुत बड़ी टेरिटोरियल लाइन भी है. दोनों चीजें इंडिया के बेनिफिट में है. इंडिया की लोकेशन ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन है. हर कंट्री से इंडिया को अप्रोच किया जा सकता है. सेंट्रली लोकेटेड है ऑन इंडियन ओशन और इंडिया एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता था. मोर ओवर नेहरू जो एमर्ज हुए थे वो एक वर्ल्ड लीडर की तरह एमर्ज हुए थे. ही प्लेड अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पहले से भी जान चुके हैं. रिजल्ट वॉज दैट ड्यूरिंग द नेहरूज एरा इंडिया एस्टैब्लिश्ड close contacts with the countries of Asia and Africa. ये आजादी के बाद नहीं हुआ. Some events eventually happened even before independence. For example, as a proprietor of Asian Unity, 5 months before independence, in March 1947, India hosted एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस. ये अटेंड की गई थी जिसमें नेहरू ने इस चीज के ऊपर एडवोकेट किया था और बहुत ही क्लियर ये कहा था कि जैसे जैसे इंडिया फ्री होता जाएगा वो पीसफुल नेगोशिएशंस को प्रमोट करता जाएगा. सिमिलरली व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ऑल्दो वी हैवंट became republic, our constitution was not prepared still in 1949. ठीक है. तो उस समय इंडोनेशिया की मदद की इंडिया ने डच रिपब्लिक से आजादी हासिल करने में. इंडिया ने अपार्थाइड जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थी पॉलिसी, रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाई इन द कंट्री कॉल्ड साउथ अफ्रीका. ऐसे ही इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को अपने साथ जोड़ा. बंगडन नाम की जगह पर एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया. बंगडन एक कैपिटल था ऑफ इंडोनेशिया. 1957 में यहां कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया जिसने इंडिया की जेनिथ को बनाया कि हाउ इंडिया इज विलिंग अप टू वर्क फॉर द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. लेटर ऑन इसी बंगडन कॉन्फ्रेंस में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ऑफिशियली रेगुलेट भी किया गया, एस्टैब्लिश भी किया गया. फर्स्ट मीटिंग नाम की बेटे हेल्ड अप हुई है बेलग्रेड में. बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, वो भी इंडिपेंडेंट कंट्री था. फर्स्ट मीटिंग जो बेलग्रेड में हुई थी यूगोस्लाविया में, ये सितंबर 1961 में हुई थी. एंड नेहरू अल्टीमेटली वॉज द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. आप जानते हैं हम कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. और तो और आपकी बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर एक जो पिक्चर दी हुई थी ऑलमोस्ट इस तरीके की, इसमें भी हमने नाम के फाउंडर मेंबर्स को पढ़ा था, जिसमें हमने किया था सुकार्नो, हमने किया था कवामे एनकुरमा, हमने किया था जनरल टीटो, नासिर टीटो. ठीक है, जो कि 5 जो मेंबर्स थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था. ये फीचर्स थे हमारे इंडिया फॉरेन पॉलिसी के. बेटा अब हम चैप्टर करेंगे related to India's relation with Pakistan, and then we will be following it between India and relations between India and China. For today,
I am ending my topic. Any doubt can be taken during online class. Thank you, class.